स्वीट रेनकार्नेशन के एपिसोड 4 की शुरुआत में हम लोग कैसोल को देखते हैं, जो कि कहता है कि हम लोग के पास पैसे खत्म हो गए हैं। ये सुनकर फ्यूले कहता है कि ये बात हमें पता है, तुमने ये बात हमें काफी बार बता दी है और इसी प्रॉब्लम को ही तो डिस्कस करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। जिसके बाद हम लोग पेस्ट्री को भी देखते हैं। वो कहने लगता है कि गुंडों से लड़ने की वजह से हमें काफी खर्चा हो गया है। जो 2 विलेज हम लोगों ने सील किए थे उसे वापस से रीओपन करने के लिए काफी ज्यादा खर्चा आ गया। साथ में खर्चा खाने को सिक्योर करने के लिए भी आ गया और इसी वजह से हम लोग की सारी ट्रेजरी खत्म हो गई है। वहीं अब कैसोल कहने लगता है कि हमें गुंडों के लीडर को भागने नहीं देना चाहिए था। ये सुनकर फ्यूले कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, अगर वो हमारे पकड़ में आ जाता तो हमें कम से कम 200 गोल्ड कॉइन मिल ही जाते हैं, लेकिन वो भी नहीं होगा और हम लोग किसी से पैसे उधार भी नहीं मांग सकते। आसपास के सभी फिफ्स के पास कुछ भी नहीं है देने के लिए फ्रोस्ट की वजह से। तब कैसोल कहता है कि अगर हम लोग कोर्ट नोबल से पैसे उधार ले तो फ्यूले से कहते हैं नहीं, वो तो काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले लेंगे हमसे। तभी पेस्ट्री कैसोल से कहता है कि आप और मॉम अपने पेरेंट्स से हेल्प क्यों नहीं मांग लेते हो। तो कैसोल कहता है कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैंने और तुम्हारी मॉम ने अपने पेरेंट्स के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, वो भी काफी समय पहले। मैंने तो उन्हें उनके ग्रैंड चिल्ड्रन से भी नहीं मिलवाया आज तक, तो अब मैं उनसे सीधा पैसे नहीं मांग सकता। कैसोल और पेस्ट्री से कहते हैं कि जब मैं और तुम्हारी मॉम मिले थे तो मेरी जमीन और ज्यादा बंजर हुआ करती थी, इसलिए किसी को भी हमारा साथ रहना अच्छा नहीं लगता था। तभी फ्यूले कहते हैं कि तुम लोग से डरे नहीं, बल्कि तुम लोगों ने तो भागकर ही शादी कर ली। ये बात सुनकर तो कैसोल शर्माने लगता है। ये सुनकर पेस्ट्री सोचता है कि इस वर्ल्ड में तो अरेंज मैरिज ही होती है, इन लोग के लिए तो भागकर शादी करना तो काफी ज्यादा मुश्किल रहा होगा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं पेस्ट्री को, जो कि अपने दोस्तों के पास होता है और उन्हें बता रहा होता है कि पैसे खत्म हो गए हैं। जिसके बाद पेस्ट्री लूमी से कहते हैं कि तुम्हारी चोट कैसी है, क्या तुम्हें बाहर आने की परमिशन मिल गई है। तो लूमी कहती हाँ, ग्रैंडफादर ने और डैड ने मुझे बाहर आने की परमिशन दे दी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा बोलने के बाद लूमी अपने आप को मार के दिखाती है, लेकिन अब उसे दर्द हो जाता है और वो कहती है लगता है दर्द अभी तक पूरी तरीके से नहीं गया है। ये देखकर मार्क उसे कहने लगता है कि क्या तुम आराम नहीं कर सकती हो, जिस पर लूमी कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। इन दोनों की बातें सुनकर पेस्ट्री उनसे कहते हैं कि तुम लोग काफी अच्छे कपल हो। तो मार्क गुस्सा हो जाता है और उसे कहते हैं कि हम लोग कपल नहीं है। जिसके बाद मार्क आइडिया देता है, वो कहता है कि क्यों ना हम लोग फील्ड को बड़ा कर दें। तो पेस्ट्री कहते हैं हाँ, फील्ड को बड़ा करने के लिए हमारे पास तो है, लेकिन हम लोग को टाइम, मैन पावर और सबसे बड़ी चीज पैसा लगेगा, जो कि हम लोग के पास नहीं है। तो इससे तो हमारी हेल्प नहीं होने वाली, कुछ और ही सोचना होगा। तभी लूमी पेस्ट्री से कहती है कि तुमने जो बोन का पाई बनाए थे उन्हें तुम टाउन में क्यों नहीं बेचते हो, उससे पैसे आ जाएंगे। तो पेस्ट्री कहता है कि बोन का पाई को बनाना मजेदार तो है, लेकिन इतने सारे बनाने के लिए भी हम लोग को काफी इंग्रेडिएंट लगेगी और हमारे पास फिर भी पैसे नहीं है उन इंग्रेडिएंट को खरीदने के लिए, इसे ये प्लान भी काम नहीं आएगा। तभी मार्क पेस्ट्री से कहते हैं कि क्यों ना तुम हमें मैजिक सिखाओ, मैजिक सीखने के बाद मैं अपने आप को काफी अमीर बना लूंगा और रोज रोज टेस्टी चीजें खाऊंगा। ये सुनकर लूमी उसे कहती है कि क्या ही मजाक है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि तुम मैजिक सीख जाओ, और अगर तुम सीख भी जाते हो तो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। ये सुनकर मार्क गुस्सा हो जाता है और उसे कहते हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो लूमी कहती है कि मेरे कहने का मतलब है कि तुम बेवकूफ हो। इन दोनों की लड़ाई देखकर पेस्ट्री उनसे कहते हैं अरे बस करो, तुम लोग कितनी फ्लोटिंग करोगे। ये सुनकर मार्क वापस गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि हम लोग फ्लोटिंग नहीं कर रहे हैं। तभी लूमी कहने लगती है फिर भी मैजिक काम आ सकता है, पेस्ट्री तुम हमें अपनी स्पेल दिखाओ जो कि तुम यूज करते हो, शायद से उसे देखकर कुछ आइडिया आ सकता है। इस बात पर तो मार्क भी एग्री करता है। ये सुनकर पेस्ट्री मन में सोचता है कि बात तो सही है, 3 लोग मिलकर एक साथ सोचेंगे तो हम लोग सही डायरेक्शन में जा सकते हैं। पेस्ट्री अब उन लोगों से कहते हैं कि जो चीज तुम्हें पसंद है उसकी ड्राइंग तुम जमीन पर बना दो। और अगले सीन में लोग देखते हैं मार्क और लूमी ड्राइंग बनाने लगते हैं। पेस्ट्री अब आकर सबसे पहले मार्क की ड्राइंग चेक करता है। मार्क कहता है कि मैंने अपने आप को बनाया है जो कि एक ड्रैगन को हरा रहा है। उस ड्रैगन की ड्राइंग देखकर पेस्ट्री मन में सोचता है क्या ये एक ड्रैगन है, मुझे तो लगा था कि ये कोई रेंगता हुआ कीड़ा है। जिसके बाद पेस्ट्री लूमी की ड्राइंग चेक करता है और कहता है क्या तुमने ये बोन का बनाया है। तो लूमी कहती है हाँ, मैंने बोन का के साथ बोन का पाई की भी ड्राइंग बनाई है। उस ड्राइंग को देखकर मार्क लूमी का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि ये तो कितनी बेकार ड्राइंग है। ये सुनकर लूमी उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है क्या तुमने अपनी ड्राइंग देखी है। उन लोग की लड़ाई देखकर पेस्ट्री उन लोग को शांत होने के लिए कहता है और कहता है मैं अपनी स्पेल यूज करने वाला हूँ अब। ऐसा बोलने के बाद अब पेस्ट्री अपनी रेप्लिकेट स्पेल का यूज करता है और अब हम लोग देखते हैं कि मार्क और लूमी का हाथ एक साथ ग्लो करने लगता है और अब उन लोग के हाथ पर उन्हीं की बनाई हुई ड्राइंग आ जाती है। ये देखकर वो दोनों काफी खुश होते हैं और पेस्ट्री की तारीफ करने लगते हैं। तब पेस्ट्री उनसे कहते हैं कि ये ड्राइंग तुम्हारे हाथ से 3 दिन बाद गायब हो जाएगी, लेकिन अगर मैं यही चीज ट्री या वॉल के ऊपर करूंगा तो वो ड्राइंग परमानेंट रहेगी। ये सुनकर मार्क कहते हैं कि ये तो काफी अमेजिंग बात है। वहीं अब लूमी कहती है कि क्या तुम इसी चीज का उल्टा कर सकते हो, जैसे कि तुमने ड्राइंग को कॉपी करके किसी चीज के ऊपर छापा है, ठीक इसी तरीके से तुम किसी चीज को कॉपी करो और एक ड्राइंग बनाओ एक पिक्चर की तरह, ये काफी ज्यादा कूल लगेगा। ये सुनकर पेस्ट्री के दिमाग में एक काफी अच्छा आइडिया आ जाता है और वो लूमी का हाथ पकड़ के उसका शुक्र करते हैं और कहते हैं मुझे यही तो चाहिए था, तुम तो एक जीनियस हो लूमी। ये सुनकर लूमी शर्माने लगती है और उसे कहते हैं कि आखिरकार ये तुम्हें क्या हो गया। जिसके बाद पेस्ट्री वहां से भाग जाता है और कहते हैं कि मुझे काफी अच्छा आइडिया मिल गया है। और अगले सीन में हम लोग पेस्ट्री की मॉम को देखते हैं जो कि कैसरोल से कहती है कि क्या सही में हमारे पास
पैसे खत्म हो गए हैं। जिस पर कैसरोल कहते हैं हाँ। ये सुनकर पेस्टी की मॉम कहती है मुझे नहीं लगता कि मेरे पेरेंट्स इस चीज में मदद करेंगे। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर पेस्टी आ जाता है और कहते हैं कि मुझे काफी अच्छा आइडिया मिल गया है पैसे कमाने का। ये सुनकर सभी लोग थोड़े हैरान होते हैं और पेस्टी से कहते हैं कैसे। तो पेस्टी कैसरोल से कहते हैं कि आपने मुझे कहा था ना कि आप मेरी बहन जोशी की अरेंज मैरिज कराने की तैयारी कर रहे हो ना। तो कैसरोल कहते हैं हाँ जोशी अब 13 ईयर्स की हो गई है, यानी कि उसकी शादी की उम्र हो गई है। तो पेस्टी कहते हैं हाँ आपके पास टेलीपोर्टेशन मैजिक है, उसका यूज करके आप जोशी को किसी भी लड़की को दिखाने ले जा सकते हो। तो कैसरोल कहते हैं हाँ बात तो सही है। तो पेस्टी कहते हैं उन पेरेंट्स का क्या जिसके पास टेलीपोर्टेशन मैजिक नहीं है। तो पेस्टी की मॉम कहती है तो फिर उन लोगों को पैरों से अलग अलग जगह पर ट्रैवल करके जाना होगा, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि डाकू या जंगली जानवर हमला कर सकते हैं। फिर बताते हैं कि ये सब ट्रैवल करने में काफी ज्यादा खर्चा भी आता है। तो पेस्टी कहते हैं इसलिए हम लोग इस चीज को बेचेंगे। ऐसा बोलने के बाद पेस्टी अपने मैजिक को यूज करके एक लकड़ी के ऊपर अपनी मॉम की पिक्चर बना देता है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये पिक्चर तो बिल्कुल सेम टू सेम लग रही है। वहीं पर पेस्टी की मॉम भी हैरान हो जाती है, वो कहती है कि ये तो बिल्कुल एक मिरर की तरह लग रहा है। तो पेस्टी कहता है कि मैंने इन्हें मैच मेकिंग फोटोज का नाम दिया है, इससे किसी को भी ट्रैवल करने की जरूरत नहीं होगी, बस इसी तरीके से किसी की भी पिक्चर दिखा दो, एक दूसरे को मिलने की भी जरूरत नहीं होगी। ये सुनकर अब कैसरोल सोचने लगता है कि इस चीज से तो हम लोग 5 से 10 गोल्ड कॉइन कमा सकते हैं और ये मैजिक से बनती है, इससे ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा हमारा। ये तो कमाल की चीज है, ये तो काफी ज्यादा बिक सकती है। ये सुनकर फ्यूले कहते हैं लेकिन अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो पेस्टी के मैजिक के बारे में बाहर के लोगों को पता चल जाएगा। जिस पर पेस्टी कहते हैं एक ना एक दिन लोगों को पता चल ही जाएगा। हम लोग लोगों को सिर्फ ये दिखाएंगे कि मैं अपने मैजिक से सिर्फ पिक्चर ही बना सकता हूँ, इससे ज्यादा अटेंशन भी नहीं आएगा। ये सुनकर अब कैसरोल और फ्यूले मान जाते हैं कि वो इस चीज का यूज करेंगे। जिसके पेस्टी की मॉम पेस्टी के पास आकर कहती है कि इस पार्ट को देखो, यहाँ पर एक कौवे के पैर का निशान है, क्या तुम इसे हटा सकते हो। ये सुनकर पेस्टी सोचता है कि ये क्या बात हुई। और अब अगले सीन में पेस्टी बताता है कि काउंट ऑफ रेटर्स एक आउटलाइंग डोमेन है जो कि डिवाइन किंगडम ऑफ प्रोलिज के साउथ में लोकेट करती है और इसके बॉर्डर के ईस्ट और साउथ में सी है। इसकी बॉर्डर में 50 विलेज आते हैं, उनमें से 4 मेन विलेज हैं। ये सारे रॉयल कैपिटल के रोड तक लिंक हैं क्योंकि रॉयल कैपिटल इन सभी को एडमिनिस्ट्रेट करता है। काउंटी ऑफ रेटस साउथ की सबसे बड़ी डोमेन में से एक है और लोकल कैपिटल के कोर में है काउंटी ऑफ रेटस का रेटस वेल। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि पेस्टी और कैसरोल काउंट रेटस से मीटिंग करने आए हैं और अब उन लोगों को अंदर आने की परमिशन मिल भी जाती है। वहीं क्वीन कहने लगती है कि क्या कैसरोल यहाँ पर हमारी शिकायत करने आए हैं क्योंकि हम लोग गुंडों को नहीं रोक पाए थे। ये सुनकर वो दूसरा बंदा कहता है आप चिंता मत करो, इस नोवा से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कैसरोल और पेस्टी उनके रूम में आ जाते हैं जहाँ पर उनका वेलकम करती है और कहती है मैं काफी ओनर हूँ आपसे मिलने के लिए, मैं बॉर्डरलैंड 5th ऑफ रेटस की होल्डर हूँ, मेरा नाम ब्रियोचे सालगेट मिले रेटस है। ये सुनकर पेस्टी याद करता है कि उसके फादर ने उसे बताया था कि ब्रियोचे पिछले काउंट रेटस की सबसे एल्डेस्ट डॉटर है। ब्रियोचे के सारे प्रेडेसेसर कॉन्फ्लिक्ट में मारे गए और जो सही उत्तराधिकारी है वो इस टाइम पर काफी यंग है और जब तक वो उत्तराधिकारी थोड़ा बड़ा नहीं होता था ब्रियोचे के पास सारी अथॉरिटी है और वो जो उत्तराधिकारी था वो बड़ा होने से पहले ही मर गया। सीना वापस से प्रेजेंट का आता है जहाँ पर वो लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। पेस्टी देखता है कि ब्रियोचे उन्हें काफी ज्यादा क्लोजली देख रही है। ब्रियोचे अब उन लोग को चाय के लिए ऑफर देती है, साथ में वहाँ पर काफी सारी कुकीज लाई जाती है। उन्हें देखकर पेस्टी काफी एक्साइट हो जाता है। वहीं ब्रियोचे बताती है कि चाय का हमारा हाउस होल्ड बिजनेस है, आप लोग के लिए हम लोगों ने काफी अच्छी चाय बनाई है। वहीं अब कैसरोल भी कहते हैं हाँ यहाँ की चाय तो पूरे रॉयल कैपिटल में फेमस है। ऐसा बोलने के बाद अब कैसरोल चाय को पीता है और कहता है हाँ ये काफी ज्यादा बढ़िया है। वहीं हम लोग देखते हैं पेस्टी को जो कि कुकी खाने वाला होता है, वो कहने लगता है कि मैं हर समय कुकी बनाया करता था। ऐसा बोलने के बाद वो कुकी को खाता है लेकिन उसका टेस्ट उसे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। ये देखकर ब्रियोचे थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है कि बच्चों को तो कुकीज पसंद आती है लेकिन ये इसी क्यों नहीं पसंद आई। जिसके बाद ब्रियोचे कैसरोल की फार्मिंग की तारीफ करने लगती है कि किस तरीके से उसने एक बंजर जमीन को काफी अच्छा बना दिया। वो उनसे कहते हैं कि मैं तुम लोग के एडमिनिस्ट्रेशन एग्रीकल्चर के सीक्रेट जानना चाहती हूँ। तो कैसरोल उससे कहते हैं कि आप मुझे ओवर एस्टिमेट कर रही हो, मैं अपनी लैंड को मेरे बेटे की एडवाइस की वजह से अच्छा कर पाया हूँ, मैंने तो बहुत ही कम किया है अपनी लैंड के लिए। इस बात पर ब्रियोचे बिल्कुल बिलीव नहीं करती है। वो सोचती है कि कैसरोल अपनी तारीफ नहीं करवाना चाहता है, इसलिए वो सारा श्रेय पेस्टी को दे रहा है। वहीं अब कैसरोल भी समझ जाता है कि ब्रियोचे बिलीव ही नहीं कर पा रही होगी क्योंकि एक 10 साल के बच्चे के लिए इतना सब कुछ करना इम्पॉसिबल है। ब्रियोचे पेस्टी से कहती है कि तुम्हारे पास तो कितने अच्छे फादर हैं। जिस पर पेस्टी कहते हैं हाँ हमारी लैंड मेरे फादर की वजह से तो अच्छी है लेकिन रिसेंटली हमारे ऊपर हमला हो गया और हमला करने वाले कुछ 100 गुंडे थे, इसे ना चाहते हुए भी मुझे और बाकी बच्चों को भी लड़ना पड़ा। ये बात सुनकर ब्रियोचे थोड़ी घबरा जाती है और कहती है क्या 100 गुंडे। वहीं पेस्टी मन में कहते हैं कि मैंने ये बात झूठ बोली है, एक्चुअली में 50 गुंडे थे, मैं जानबूझकर बढ़ा रहा हूँ जिससे कि मैं नेगोशिएशन टैक्टिक यूज कर सकूं। वहीं घबराई हुई ब्रियोचे बात को बदलने की कोशिश करती है लेकिन पेस्टी बात को बदलने नहीं देता है। वो उसे कहते हैं कि जब हमने उन गुंडों को पकड़ा तो हम लोगों ने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे और उन लोगों ने हमें ये बात बताई कि वो लोग रेटस वेल से आए हैं। ये सुनकर ब्रियोचे कहती है क्या ऐसी बात है, मुझे तो इसके बारे में नहीं पता था। तो पेस्टी उसे कहते हैं कि अगर आपको मेरी बात पर बिलीव नहीं हो रहा है तो हम लोग कुछ गुंडों को आपके हवाले कर देंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको गुंडों के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा तो हम लोग सीधा उन्हें रॉयल फैमिली के हवाले कर देंगे जिससे कि एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन होगी। क्या आप ऐसा चाहती हो। ये बात सुनकर ब्रियोचे परेशान हो जाती है। वो उसे कहती है मैं मान लेती हूँ तुम्हारी थ्योरी सही है, हो सकता है कि वो लोग एक बैंड हो जिसे हमारे टेरिटरी से निकाल दिया गया हो और फिर वो तुम्हारे पास आ गए हो। ये बात सुनकर पेस्टी फ्यूरी की बात याद करता है जहाँ पर फ्यूरी ने कहा था कि काउंटी ऑफ रेटस गुंडों को खत्म करने में फेल हो गई।
वो बात याद करके पेस्ट्री ब्रियोचे से कहता है कि आप तो कह रही हो कि उन गुंडों को निकाल दिया गया था, लेकिन रिपोर्ट के हिसाब से तो उन लोगों ने रेटेस के साथ लड़ाई करी थी। तो मुझे ये बताओ कि आखिरकार कौन सी फोर्स के साथ उन लोगों ने लड़ाई करी थी। जिस पर ब्रियोचे कहती है कि मैं ये बात तुम्हें नहीं बता सकती हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि जिन गुंडों को हम लोगों ने निकाला था वो वही गुंडे हैं जिन लोगों को तुमने कैप्चर किया है। ये सुनने के बाद कैसोल अब एक तलवार को बाहर निकालता है और कहते हैं कि एक गुंडे के पास ही तलवार थी और इसके ऊपर जो क्रैश बना हुआ है वो आपकी फैमिली का एक क्रैश है। ये सुनकर ब्रियोचे काफी शौक हो जाती है। वो कहती है कि हम लोग पकड़े गए। वहीं पेस्ट्री उससे कहते हैं कि हम लोग को ये लग रहा है कि तुम लोग गुंडों को निकालने में फेल हो गए और तुम्हारे फेलियर की वजह से उन लोगों ने हमारे विलेज के ऊपर हमला कर दिया। तुम्हें पता है कि तुम्हारी गलती है और तुम अपनी पोजीशन गंवाना नहीं चाहती हो। चिंता मत करो, हम लोग इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। ये सुनकर ब्रियोचे कहती है हाँ मत बताना। वहीं पेस्ट्री उससे कहते हैं कि गुंडों की वजह से हम लोग को काफी खर्चा हो गया, तो इस चीज की वजह से हम लोग को उसका कंपनसेशन दो। तो ब्रियोचे कहते हैं ठीक है, हम लोग तुम्हें 100 गोल्ड कॉइन दे देंगे। ये सुनकर पेस्ट्री से कहते हैं नहीं तुम और बढ़ाओ। ये सुनकर ब्रियोचे से कहते हैं कि तुम कोई बच्चे नहीं लग रहे हो, ठीक है हम तुम्हें 150 गोल्ड कॉइन दे देंगे। वहीं पेस्ट्री इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने फादर से ही पूछता है। तो उसके फादर कहते हैं हाँ इतना कंपनसेशन सही रहेगा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग अपने बीच में एग्रीमेंट बना लेते हैं। वहीं ब्रियोचे सोचती है कि पेस्ट्री एक आम बच्चा नहीं है। उसे बिलीव हो जाता है कि कैसरोल जो पेस्ट्री के बारे में कह रहा था वो सच है। वो सोचती है कि 150 गोल्ड कॉइन देना सही है, नहीं तो कि मुझ पर गुस्सा हो जाएंगे अगर उन्हें पता चला कि मैंने गुंडों को एस्केप करने दिया। जिसके बाद पेस्ट्री काउंट करता है और उसे पता लगता है कि हाँ ये 150 गोल्ड कॉइन है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं ब्रियोचे पेस्ट्री की तारीफ करती है और कहती है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया, मैं अपनी हार मानती हूँ। वहीं पेस्ट्री उससे कहता है कि मुझे माफ कर देना अगर मैंने रूड तरीके से बात करी हो तो आपसे। वैसे मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया, मेरा नाम पेस्ट्री है। ये सुनकर ब्रियोचे कहती है मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगी। और क्या मैं तुमसे एक चीज पूछ सकती हूँ, तुम्हें जब चाय सर्व करी गई थी तो तुम्हें वो अच्छी नहीं लगी क्या? तो पेस्ट्री कहते हैं नहीं नहीं, चाय तो काफी ज्यादा बढ़िया थी, लेकिन उसके साथ जो स्वीट्स यानी कुकीज दी थी वो उसके साथ मैच नहीं कर रही थी। पेस्ट्री अब उसे समझाने लगता है कि कुकीज को सर्व करने का तरीका क्या होता है। पेस्ट्री रुक ही नहीं रहा होता है, उसे तरीके बताने लगता है कि आखिरकार कुकीज को कैसे और अच्छा करा जा सकता है। ये देखकर कैसरोल गुस्सा हो जाता है और उसका मुंह बंद करने के लिए उसे मुक्का मारता है। कैसरोल ब्रियोचे से माफी मांगता है पेस्ट्री के लिए। वहीं वो पेस्ट्री को माफ भी कर देती है। जिसके बाद पेस्ट्री उसके पास आकर कहता है माफ करना, मैं अपने साथ गिफ्ट नहीं लेकर आया, लेकिन आप इसे अपने पास रख सकती हो। ऐसा बोलने के बाद अब पेस्ट्री एक हैंकी को बाहर निकालता है और अपने रेप्लिकेट मैजिक का यूज करके उसके ऊपर ब्रियोचे की पिक्चर बना देता है। उसे देखकर ब्रियोचे काफी ज्यादा हैरान होती है, लेकिन बाद में वो काफी खुश हो जाती है और पेस्ट्री से कहती है कि ये काफी अच्छा गिफ्ट है, शुक्रिया इसके लिए। वहीं पेस्ट्री से कहता है कि शुक्रिया तो हमें आपका करना चाहिए। और अब इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।